Good morning, dear students. How are you? I hope all are fine at home. We are doing chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. In the previous video we have discussed about 1848, the revolution, and unification of Germany, unification of Italy. Now we will discuss about the Great Britain study. The strange case of Great Britain. Why? Some scholars have argued that the nation state is Great Britain, not the result of sudden upheaval, या we can say that upheaval मतलब और रिवोल्यूशन, यानी कि किसी क्रांति से नहीं आया, ये कोई सडन भी नहीं आया. इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन बना इसको एक लंबा प्रोसेस यूज हुआ इसके लिए. नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था. एंड प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल, जो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, व्हाट वर द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल इनहेबिटेड, यानी कि दोज हु वर लिविंग हियर, द ब्रिटिश आइसले वर एथनिक, यानी कि दे वर हैव द डिफरेंट वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश. कौन कौन लोग रहते थे यहाँ पर? मेनली वेल्स, स्कॉट और आयरिश. एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी कि ऑल द थिंग्स दे वर हैविंग द different from one to another communities. Now we see the growth of Great Britain as कि जो Great Britain है इसको एक nation state में बनने के लिए क्या process हुआ. As English nation steadily grew in wealth, जैसे इनमें से सबसे ज़्यादा जो थे वेल्स, स्कॉट और आयरिश में से सबसे ज़्यादा जो था इंग्लिश, क्या हुआ इसमें? द इंग्लिश नेशन स्टेडली धीरे धीरे ग्रू इन वेल्थ, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आई इसके, मनी, इंपोर्टेंस बढ़ी, इंपोर्टेंस बढ़ने से पावर मिली इसको, पावर मिलने से क्या हो, एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ आइलैंड. सब धीरे धीरे अब इसने क्या किया, इसके पास वेल्थ आ गई, पावर आ गया, डोमिनेंस हो गया, तो अब धीरे धीरे इसने क्या किया, दूसरे जो आइलैंड्स नेशन थे उनके ऊपर धीरे धीरे मतलब अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना शुरू किया. नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम, कि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड को कैसे मिक्स किया गया, कैसे उसको मिलाया गया. The Act of Union 1707. One act was passed. For that, 1 point left. The English Parliament seized power from the monarchy in 1688. यानी कि इंग्लिश पार्लियामेंट बन गई, इसने पूरी पावर किससे ले ली? मोनार्की सिस्टम से. इन विच ईयर? 1688. एंड ऑफ ए प्रोट्रिक्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपस में संघर्ष थे, मट मुटाव थे, वो सारे एंड कर दिए, ख़त्म कर दिए गए. एंड इंग्लैंड एट इट सेंटर, मेन इसके किसने भूमिका अदा की? इंग्लैंड ने. केम टू बी फोर्थ, इसीलिए इंग्लैंड मेन कंट्री बन गया इनमें नेशन बनाने के लिए. तो नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम, द वन एक्ट वाज पास, द एक्ट ऑफ यूनियन. इन विच ईयर इट वाज पास? 1707. बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये एक्ट हुआ किसके बीच में? एक एग्रीमेंट 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में. एंड अकॉर्डिंग टू द व्हाट रिजल्ट केम? फॉर्मेशन ऑफ द, इन दोनों को मिलाकर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब आपस में मिक्स हुए, व्हाट रिजल्ट केम आउट? फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इससे क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. एंड इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. अब पूरा स्कॉटलैंड पर किसका इफेक्ट आ गया? इंग्लैंड का. द कैथोलिक क्लास ऑफ स्कॉटिश, यहाँ पर जो मेनली क्रिश्चियनिटी मेनली टू उसमें डिवाइडेड है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट. पर जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में थे लोग क्या, कौन सा मेन रिलीजन फॉलो कर? कैथोलिक्स क्लान के थे. ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेन दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. जब भी उन्होंने अपने आप को उनसे आज़ाद करवाने की कोशिश की, दे सफर्ड टेरिबल रिप्रेशंस एंड दे वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज, जो उनकी खुद की अपनी लैंग्वेज थी आयरलैंड स्कॉटलैंड की, वो अपनी लैंग्वेज भी यूज नहीं कर सकते थे. एंड दे वर नॉट वियर, दे वर फॉरबिडन टू वियर देयर नेशनल ड्रेस, जो उनकी खुद की कंट्री की जो नेशनल ड्रेस थी वो भी अब वो नहीं पहन सकते थे, क्योंकि अब इंग्लैंड, क्योंकि जो पार्लियामेंट था इंग्लैंड का, उस इसमें किसकी सुपरमेसी थी? इंग्लिशमैन की. तो कितना जो भी कंट्री का करना है इन्फ्लुएंस सब किसके पास में आ गया? इंग्लैंड के पास में. सेम इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूके, सेम पॉलिसी जैसे इसमें अपनाई. आयरलैंड वॉज ट्रीटेड इन ए सिमिलर वे एज इट वे स्कॉटलैंड, यानी कि जो स्कॉटलैंड के साथ जो पॉलिसी अडोप्ट की सेम इसके साथ की गई. इट मीन्स आयरलैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 clans, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, बट
द इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड ने किसको सपोर्ट किया? द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड, जो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, क्लान थी, उसको सपोर्ट किया। वाई? टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, वो माइनॉरिटी में थे और कैथोलिक्स क्या थे? मेजोरिटी में थे। दैट्स वाई टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस over a largely Catholic country and the revolt raised by the Catholics was suppressed, यानी कि जो कैथोलिक्स ने जो रिवोल्ट रेज किया उसको कब सप्रेस कर दिया गया इन्होंने? एंड फेल्ड रिवोल्ट बाय, और जो रिवोल्ट था इसको किसने किया था? वोल्फ टॉन एंड हीज यूनाइटेड आयरिशमैन था 1798 तक। इन 1801 आयरलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जैसे स्कॉटलैंड को कौन सी ईयर में मिला लिया गया? 1707 में। आयरलैंड को सेम कब मिक्स कर लिया गया? 1801 में। एंड द ब्रिटिश, नाउ व्हाट हैपेंड हियर? द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर द ब्रिटिश फ्लैग। नाउ द ब्रिटिश फ्लैग अडॉप्ट किया गया, यहाँ पर मिलाने का द यूनियन जैक। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश फ्लैग? यूनियन जैक। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, और विच लैंग्वेज अडोप्टेड हियर? इंग्लिश लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस हियर द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन था वो कैसे ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कन्वर्ट हुआ। उसने कौन कौन से पहले वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ये जो आइस इसलिए थे ब्रिटिश में, फिर धीरे धीरे सबकी अलग आइडेंटिटी थी। किसके पास पावर आई? ब्रिटिश के पास सबसे ज़्यादा पहले पावर आई, ब्रिटिश के। इंग्लिश पार्लियामेंट की उन्होंने 1688 तक मोनार्की से पावर को सीज कर लिया। फिर धीरे धीरे अब उन्होंने अदर कंट्रीज़ के ऊपर भी अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना शुरू किया। इसमें से स्कॉटलैंड को उन्होंने कब मिक्स किया? 1707। और इन विच ईयर आयरलैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड? इन 1801। उसके बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश फ्लैग अडॉप्ट किया गया। क्या नाम था ब्रिटिश फ्लैग? यूनियन जैक। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। और कौन सी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई? ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विजुअलाइजिंग द nation. Visualizing the nation. Artists in the 18th and the 19th centuries found out by personifying nation. Personifying का मतलब अपने कंट्री को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, दिखाना। Nations began to be portrayed as female figure, यानी कि नेशंस को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा है? जे पोर्ट्रेट किसके रूप में? फीमेल फिगर। और फीमेल फिगर को क्या बोला? एलिगरी। What is the यानी कि nations began to be portrayed as female figure called allegory. Allegory का मतलब कहता है when an abstract idea. Abstract idea क्या हो सकता है? Greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing. किसी person और thing के थ्रू जो हम represent करते हैं. An allegorical story has two meaning. One literal meaning, one symbolic meaning. Ideas like liberty, justice and republic too were personified as female figure. यानी कि कंट्रीज़ के किस आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया? लिबर्टी, जस्टिस, यू कैन से दैट, रिपब्लिक, टू वर किसके रूप में पर्सोनिफाइड किया गया? एज फीमेल फिगर। और फीमेल फिगर को क्या बोला गया? एलिगरी। क्लियर? यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नॉट ए रियल पोर्ट्रेट पिक्चर। एलिगरीज वर इरेक्टेड एट स्क्वेयर्स टू मार्क नेशनल यूनिटी। और एलिगरी को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया गया? स्क्वेयर्स टू मार्क नेशनल यूनिटी। किससे कंट्री के अंदर क्या आएगी? यूनिटी बनी रहेगी। एंड जर्मीनिया, तो यानी कि जर्मन नेशन की कौन से एलिगरी बनी? कौन सा फीमेल फिगर यूज़ किया? जर्मीनिया। जर्मीनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन स्टेट। जर्मन स्टेट के लिए क्या एलिगरी यूज़ किया गया? क्या फीमेल फिगर क्या यूज़ किया गया? जैसे हम हमारी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं भारत माता, ऐसे ही वहाँ पर जर्मन नेशन की जो मतलब यूज़ किया गया एलिगरी, जर्मीनिया। एंड जर्मीनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी कि जो क्राउन है एलिगरी के रूप में जो उसको रिप्रेजेंट किया जर्मीनिया को, उसने क्या पहना? ओक लीव्स का क्राउन। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, यानी कि जो ओक लीव्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओक लीव्स को। एंड मैरीना बिकेम द एलिगरी ऑफ द फ्रांस नेशन। जैसे हमने देखा था 9th में फर्स्ट चैप्टर में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा उन्होंने भी अपनी एक एलिगरी बनाई मैरीना, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया लिबर्टी, रिपब्लिक के फॉर्म में। नाउ वी हैव डिस्कस कि वन लिटरल मीनिंग, वन सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एलिगरी। तो नाउ वी विल दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज सिम्बल्स यूज ड्यूरिंग द फॉर गेनिंग द इंडिपेंडेंस या फॉर गेनिंग द लिबर्टी या फॉर बिकमिंग ए नेशन स्टेट। एट्रीब्यूट एंड सिग्निफिकेंस। ब्रोकन चेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकन चेन? बीइंग फ्रीड, कि अब हम क्या हो गए? आज़ाद होने वाले हैं। ये तो क्या है?
ब्रोकन चेन यानी कि बीइंग फ्रीड। सेकंड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, क्या शो कर रहा है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल को, मतलब सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, किसको सिंबल कर रहे हैं यहाँ पर, जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, यानी कि ओक लीव्स का जो क्राउन बना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीरोइज्म्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीरोइज्म को। एंड स्वॉर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडीनेस टू फाइट, कि अब हम फाइट के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, यानी कि जो तलवार के ओलिव ब्रांचेस है इसका मतलब क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि अब हम शांति के लिए भी तैयार, एग्रीमेंट के लिए भी रेडी हम। नाउ ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, यानी कि फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट। रेज ऑफ द राइजिंग सन, रेज ऑफ द राइजिंग सन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। समटाइम्स फ्रॉम द सिम्बल्स आस्क द क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, कि क्राउन ऑफ द ओक लीव्स किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए स्टैंड फॉर, तो व्हाट इज द आंसर, हीरोइज्म। तो लर्न इट, ब्रोकन चेन मीन्स बीइंग फ्रीड, एंड ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल का मतलब क्या था, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, यानी कि शोइंग द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। एंड क्राउन ऑफ द ओक लीव्स का मतलब क्या है, हीरोइज्म। एंड सोर्ड का मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट। एंड ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड का मतलब क्या है, विलिंगनेस टू मेक पीस। एंड ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर का मतलब क्या, फ्लैग ऑफ द नेशनल लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। तो इसमें हमने कहा विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि आर्टिस्ट ने क्या किया 18th और 19th सेंचुरीज में एक किया गया, कंट्री को पर्सोनिफाई करना शुरू किया, अपने नेशन को। और पर्सोनिफाई किसके थ्रू किया, एक फीमेल फिगर के थ्रू। और फीमेल फिगर को क्या बोला गया, एक एलिगरी। एलिगरी का मतलब हमने डिस्कस किया नहीं कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हम किसके एक्सप्रेस करें, थ्रू ए पर्सन और थिंग, यानी कि एक पर्सन और थिंग के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट हैज़ 2 मीनिंग्स, 1 लिटरल मीनिंग, 1 सिम्बॉलिक मीनिंग, क्लियर। और एलिगरीज वर इरेक्टेड एज स्क्वेयर्स टू मार्क नेशनल यूनिटी, जैसे जर्मन नेशन के लिए क्या यूज़ किया गया, जर्मीनिया, और फ्रांस के लिए क्या यूज़ किया, मेरीना। तो दीज आर द एलिगरी यूज एज ए फीमेल फिगर हियर। तो these are the some symbols are here and what their meanings are also given. So clear up to we have discussed. Now we will discuss the next topic. What is the next topic? Nationalisms and imperialisms. Nationalisms and imperialism. Now we will discuss our last topic of that chapter, nationalisms and imperialisms. Before that we have discussed how the nationalism feeling developed among the people. Now we will see कि how the nationalism feeling turned into imperialisms. During the end of the 19th century, nationalism's feeling converted into imperialism. Why that policy came? Now what happened? The policy of expanding countries. Now the countries became the nation state. Now what they want to do? They want to extend their territory, यानी कि वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री, और किसका यूज़ करके, अपनी मिलिट्री यानी कि आर्मी का यूज़ करके, और अदर मीन्स, जो भी अदर्स मीन्स वो यूज़ करना चाहिए अपनी जोग्राफिकल एरिया को बढ़ाने के लिए, टेरिटरी को। तो द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज, अपनी कंट्रीज़ को एक्सपेंड करना, पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज कोल्ड इम्पीरियलिज्म। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इम्पीरियलिज्म। नाउ बाल्कन्स, बाल्कन द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, की जो बाल्कन जो एरिया था ये यूरोप में टेंशन की वजह क्यों बना, सी टेंशंस इन यूरोप आफ्टर 1871, यानी कि यूरोप में जो टेंशन स्टार्ट हुई कब हुई, आफ्टर 1871, वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स, और किस एरिया की वजह से, बाल्कन एरिया की वजह से। द बाल्कन्स वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, बाल्कन जो एरिया था इसका जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन वॉज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग था। मॉडर्न डे इसके अंदर कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड थे जोग्राफिकल में, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, these are the states we can say that were the part of the Balkan area, और here those peoples live here, inhabitants known as the Slavs, जो लोग यहाँ पर रहते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, स्लाव्स के नाम से। A large part of the Balkans was under control of Ottoman Empire, अब क्या था जो बाल्कन एरिया था इसका कुछ पार्ट, लार्ज पार्ट किसके अंडर में आता था, किसने कैप्चर किया था, ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। बट
आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स, लेकिन जो ये आइडिया स्प्रेड हुआ किसका, रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और जैसे ही ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड होने लगा, खुद यानी कि अलग होने लगा, इनसे डिवाइड होने लगा, तो मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, तो कौन सा, दैट रीजन यानी कि बाल्कन बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव, व्हाट हैपेंड, वन बाय वन डिफरेंट नेशनलिस्ट डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। अब धीरे धीरे जो भी ओटोमन एम्पायर के कैप्चर में जो भी कंट्रीज थी, उन्होंने धीरे धीरे अब क्या करना शुरू किया, अपने आप को डिक्लेयर क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस, कि हम तो अब किससे इंडिपेंडेंट हैं, ओटोमन एम्पायर से, यानी कि उससे निकल गई। अब क्या था, ईस्ट स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट थे इसके अंदर, ईस्ट स्टेट डेवलप्ड जेलेसी एंड होप टू एक्सपैंड एट द कोस्ट ऑफ अदर्स। अब ये स्टेट क्या कर रहे थे, ओटोमन एम्पायर से निकल, हर स्टेट अपनी बाउंड्री को बढ़ाना चाहता था, एंड एक दूसरे से जेलेसी फील करते थे, ईर्ष्या का भाव रखते थे, एंड होप टू एक्सपैंड एट द कोस्ट, किसी भी कीमत पर हमें अपने कंट्री की राज्य सीमा को और आगे बढ़ाना है, मतलब और आगे लेके जाना है। Not only these area, even other countries also, countries like Russia, Germany, England, Austria, Hungary, they also extended their control over Balkans area, ये भी बाल्कन एरिया पर अपना कैप्चर करना चाहते थे। Why? They were struggling to prove their trade, एक तो क्या था, ट्रेडिंग की एक्टिविटी के हिसाब से वो एरिया काफ़ी अच्छा था, एंड मिलिट्री माइट, और सभी अपने आप मिलिट्री यानी कि आर्मी की पावर को शो करना चाहते थे ओवर अदर्स, कि दे वर स्ट्रगलिंग टू प्रूव देयर ट्रेड, एक तो ट्रेडिंग के हिसाब से, एंड सेकंड माइटी पावर, मिलिट्री माइटी ओवर अदर्स, तो दिस लीड टू सीरीज ऑफ वॉर, इसकी वजह से काफ़ी युद्ध हुए, और उनमें से एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि बाल्कन एरिया को लेकर कौन सा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें मेनली ये पावर आप देखें, फर्स्ट वर्ल्ड में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, they also want to capture to that area. So dear student, we have discussed now nationalisms and imperialisms. Our first chapter, the rise of nationalism in Europe, completed. We have discussed many topics, and after that subtopics we have also discussed. I hope you understand in the proper way. For the better understanding, what will you do, you will read the chapter thoroughly line by line, then you will understand the concept in the proper way. If you are having any doubt, so you can ask me anytime. You are free, you can discuss with me in the live class also, yeah, personally you can ask me. So dear students, we have completed lesson 1. Thank you.